विटामिन्स इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यूजली आपको हर एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन मिल ही जाते हैं। अगर आप जनरल साइंस पढ़ रहे हैं तो जनरल साइंस में न्यूट्रिशन का ये पार्ट जो है विटामिन्स वाला, ये हर एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलता है ना। और मैक्सिमम लोग इसमें जो बैठे होंगे वो विटामिन्स के बारे में पहले से ही जानते होंगे। कुछ बेसिक्स जो हैं विटामिन्स के वो सभी लोग जानते हैं, लेकिन चूंकि हमको यहाँ पढ़ना है ना, हमको इस तरीके से विटामिन्स के क्वेश्चंस पढ़ने हैं, किस तरीके से आपके एग्ज़ाम में यूपीएससी में ये क्वेश्चंस यहाँ से विटामिन्स के बन सकते हैं। तो चलो शुरुआत करते हैं विटामिन्स की। पहली चीज़ आपको मैं बता दूं, विटामिन्स में देखिए दो टर्म हैं। विटामिन्स में अगर हम पढ़ते हैं विटामिन्स, तो यहाँ पर आपको दो टर्म मिल रहे हैं। पहला है वाइटल, ठीक है, विटा का मतलब होगा वाइटल, और दूसरा है एमीन्स। वाइटल, एमीन्स, यानी कि दो टर्म से मिलकर बना है ये विटामिन वर्ड। एक का वाइटल, बेटे से याद रखेंगे वाइटल, और वाइटल का मतलब होता है लाइफ। वाइटल का मतलब क्या होता है? लाइफ। कहते हैं इनके वाइटल सही हैं। वाइटल सही है तो इसका मतलब जो भी पैरामीटर्स हैं, जो भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हैं, वो सारी नॉर्मल है। ठीक है, वाइटल्स जब भी, ये एक क्लिनिकल या हम कह सकते हैं एक मेडिकल टर्म है वाइटल्स, है ना, कि इनके सभी वाइटल्स सही आ रहे हैं, तो इसका मतलब उनकी हार्ट बीट भी सही है, उनका बीपी भी सही है, उनका रेस्पिरेटरी सिस्टम भी सही है, तो कहते हैं इनके वाइटल सही हैं। तो वाइटल का मतलब होता है लाइफ। ठीक है, तो लाइफ के लिए जो आवश्यक एमीन्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? विटामिन्स कहते हैं। बात समझ में आ गया? यानी कि लाइफ के लिए जो बहुत ही आवश्यक एमीन्स हैं उनको हम क्या कहते हैं? विटामिन्स बोलते हैं। ऐसा किसने कहा? ऐसा सबसे पहली बार कहा एनआई लूनिन ने। एक व्यक्ति थे जिनका नाम था एनआई लूनिन। तो एनआई लूनिन ने सबसे पहले ये बात बताई हमको कि जिस तरीके से कार्बोहाइड्रेट की रिक्वायरमेंट हमको होती है फॉर एनर्जी, इंस्टेंट एनर्जी, प्रोटीन की हमको रिक्वायरमेंट होती है फॉर बॉडी ग्रोथ एंड टिश्यू रिपेयरिंग, ठीक है, फैट की भी हमको रिक्वायरमेंट होती है फॉर स्टोरेज एनर्जी, है ना। इसी तरीके से हमको कुछ एमीन्स की भी ज़रूरत पड़ती है, हमारी बॉडी को एमीन्स की भी रिक्वायरमेंट होती है। उन्होंने कहा कि ये बताओ भाई एमीन्स की ज़रूरत क्यों पड़ती है, क्या ज़रूरत है भाई? एनर्जी हमको मिल गई, कार्बोहाइड्रेट से मिल गई इंस्टेंट एनर्जी, प्रोटीन से भी एनर्जी मिली, फैट से तो सबसे ज़्यादा एनर्जी हमको मिल गई। और दूसरी चीज़ हमको किसकी रिक्वायरमेंट थी? बॉडी ग्रोथ की, यानी कि हमारे शरीर की मरम्मत की, हमारे शरीर के निर्माण की, तो वो भी हमको प्रोटीन से मिल गया। तो अब हमको ज़रूरत क्यों है, क्यों एमीन्स की ज़रूरत है? तो यहाँ पर इन्होंने एनआई लूनिन ने बताया कि ये जो एमीन्स होते हैं, ये एमीन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करने के लिए। तो हम कह सकते हैं कि विटामिन्स जो हैं ये मेटाबॉलिक रेगुलेटर्स हैं। क्या कहेंगे हम इनको? मेटाबॉलिक रेगुलेटर्स, यानी कि उपापचय क्रियाओं के नियंत्रक हैं। यानी कि हमारे बॉडी के अंदर जो भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती है, चाहे वो रेस्पिरेशन हो, चाहे वो सर्कुलेशन हो, जितनी भी हमारी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस हैं, वो सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हैं। तो जो हमारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हैं, उन मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करने के लिए कुछ एलिमेंट्स की ज़रूरत होती है, हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है, और उन एलिमेंट्स को हम कहते हैं एमीन्स। उनको हम क्या कहते हैं? एमीन्स। और इन्हीं को टर्म दिया बाद में, इन एमीन्स को टर्म दे दिया विटामिन्स। किसने? फंक ने। किसने नाम दिया था ये? फंक। 1912 में, सन 1912 में जो एमीन्स के बारे में एनआई लूनिन ने हमको बताया कि हमारी बॉडी की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करने के लिए कुछ एमीन्स की ज़रूरत पड़ती है। इसके बाद इन एमीन्स को नाम किसने दे दिया? फंक ने दे दिया। क्या नाम दे दिया? विटामिन्स। क्या नाम दिया? विटामिन्स। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ये किसने कहा कि हमारी बॉडी, सबसे पहले किसने कहा कि हमारी बॉडी को कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट के अलावा कुछ एमीन्स की रिक्वायरमेंट होती है, तो किसने कहा था? ये एनआई लूनिन ने कहा था। 1881 की बात है ये। तो उन्होंने ये कहा था कि हमारी बॉडी को कुछ एमीन्स की ज़रूरत पड़ती है। दूसरा उन्होंने रीज़न भी बताया कि उन एमीन्स की ज़रूरत हमको है क्यों, क्यों एमीन्स की ज़रूरत पड़ती है? ताकि हमारी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हैं उनको रेगुलेट किया जा सके, उनको नियंत्रित किया जा सके। ठीक है, तो जो भी हमारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ यानी उपापचय क्रियाएं हैं, उन उपापचय क्रियाओं के नियंत्रण के लिए एमीन्स की रिक्वायरमेंट थी। और ये एमीन्स जो है बॉडी को बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में, बहुत ही थोड़ी सी मात्रा में पर्याप्त होते हैं। इनकी बहुत ज़्यादा हमको आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन अगर ये एमीन्स हैं नहीं तो हमारी बॉडी पर एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा, हमारी हेल्थ पर एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा,
हमारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हैं वो प्रभावित होंगी। तो इसलिए इनकी रिक्वायरमेंट है, हमको इनकी ज़रूरत है, लेकिन इनकी बहुत ज़रूरत नहीं है। इनकी थोड़ी सी भी मात्रा अगर है तो वो हमको हमारे लिए पर्याप्त होती है। बात समझ में आ गया? तो इनकी डेफिशिएंसी नहीं होनी चाहिए, है ना, इनकी डेफिशिएंसी बॉडी में नहीं होनी चाहिए, कमी नहीं होनी चाहिए, और बहुत थोड़ी सी मात्रा में अगर ये है तो हमारे लिए पर्याप्त होते हैं। दूसरी चीज़, अभी तक आपने जो 3 फूड कंपोनेंट्स पढ़े थे, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, ये तीनों के तीनों जो है वो एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे थे, है ना। लेकिन ये ऐसा फूड कंपोनेंट है जो एनर्जी प्रोड्यूस नहीं करता, इनसे हमको ऊर्जा नहीं मिलती है, इनसे हमको किसी भी प्रकार की ऊर्जा नहीं मिलती है। ये सिर्फ हमारी उपापचय क्रियाओं को नियंत्रित कर सकते हैं, इसीलिए इनकी थोड़ी सी भी मात्रा हमारी बॉडी में पर्याप्त होती है। हमको इनकी बहुत अधिक मात्रा की ज़रूरत नहीं होती है। ये ध्यान रखना है कि इनकी कमी जो है वो बॉडी में ना हो पाए। तो पहला नाम मैंने दिया आपको किसका, एनाइलुनिन का। एनाइलुनिन ने क्या बताया कि हमारी बॉडी को एमीन्स की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। और इन एमीन्स को विटामिन्स नाम किसने दिया था, फंक ने दिया था। दोनों चीज़ समझ में आई। अब इन विटामिन्स के बारे में, इन विटामिन्स को समझाने के लिए, इन विटामिन्स की थ्योरी देने के लिए सबसे पहले जो थ्योरी प्रपोज की गई वो किसने प्रपोज की थी, वो की थी हॉपकिंस ने। किसने की थी, हॉपकिंस। तो यहाँ पर अगर विटामिन थ्योरी की बात पूछा जाए या विटामिन की थ्योरी किसने दी, तो विटामिन थ्योरी प्रपोज बाय हॉपकिंस, ठीक है। किसने दी थी, हॉपकिंस ने दी थी। तो अगर आपसे पूछा जाए कि विटामिन शब्द को सबसे पहले किसने दिया, तो फंक ने दिया। अगर आपसे पूछा जाए कि विटामिन की खोज भी किसने की है, तो यहाँ हम एनाइलुनिन का नाम नहीं लिखेंगे, बल्कि किसका लिख देंगे, हम फंक का ही लिख देंगे, ठीक है। कि फंक यही ज़्यादा पॉपुलर नेम है, लेकिन आपको पता होना चाहिए उससे पहले भी एमीन्स की बात हो चुकी थी, लेकिन अंतर बहुत था। ये 1881 की बात हो रही थी, 1912 की, काफ़ी लंबा समय हो गया दोनों में, है ना। तो एनाइलुनिन को लोग भूलने लगे, सिर्फ फोकस किस पर हो गए, फंक पर हो गए। तो क्रीमियर फंक जो थे, इन्हें फंक को हमने क्या कहा कि विटामिन की डिस्कवरी या विटामिन की खोजकर्ता जो है वो किसको जानने लगे, हम फंक को जानने लगे। विटामिन का जो सिद्धांत है वो किसने दिया था, विटामिन के सिद्धांत दिए थे हॉपकिंस ने। ये तीनों नाम याद रहेंगे, कोई दिक्कत इसमें। पहला के कौन सा नाम बताया था, एनाइलुनिन। दूसरा किसका नाम बताया, फंक का। और तीसरा नाम बताया किसको, हॉपकिंस। तो अगर आपसे पूछा जाए कि विटामिन का सिद्धांत किसने दिया, तो हॉपकिंस का नाम लिखेंगे। अगर आपसे पूछा जाए विटामिन की खोज किसने की, तो फंक ने की थी। कब की थी, सन 1912 में की। यहाँ तक चीज़ क्लियर। अब आगे की बात करते हैं कि विटामिन्स हैं क्या। विटामिन्स हैं क्या। अच्छा, कार्बोहाइड्रेट क्या थे, तो आपने कहा कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बने केमिकल कंपाउंड, जिनमें 1:2:1 का रेशियो था, वो कार्बोहाइड्रेट हो गए। यही बताया था हमने। दूसरा आपने कहा कि प्रोटीन क्या थे, तो प्रोटीन में आपने कहा कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, इनसे मिलकर जो ऑर्गेनिक कंपाउंड बने वो प्रोटीन थे। जब हम फैट के बारे में पढ़ा तो हमने कहा कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इनसे मिलकर बने ऑर्गेनिक कंपाउंड, लेकिन यहाँ पर नंबर ऑफ ऑक्सीजन बहुत कम होती है कंपैरिजन कार्बन के, ठीक है। जबकि वहाँ पर क्या था, जब हमने कार्बोहाइड्रेट पढ़ा था तो वहाँ पर एक रेशियो था 1:2:1 का रेशियो। अब हम यहाँ की बात करेंगे तो इनका निर्माण भी, ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ये भी क्या है, आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं, ठीक है। ये भी आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं, यानी कि इनमें भी कार्बन होगा, हाइड्रोजन होगी और ऑक्सीजन होगी, ठीक है। कार्बन होगा, हाइड्रोजन होगी और क्या होगी, ऑक्सीजन। जितनी भी विटामिन्स हैं उनमें ये 3 एलिमेंट्स होंगे, कार्बन होगा, हाइड्रोजन होगा और ऑक्सीजन होगी, ठीक है। और कार्बन और हाइड्रोजन जो होंगे इनकी नंबर बहुत ज़्यादा होगी, इनकी नंबर बहुत ज़्यादा होगी, और ये जो है वो रिंग शेप में होंगे। कार्बन और हाइड्रोजन का जो अरेंजमेंट है वो एक रिंग फॉर्म में होगा, जिसको हम लोग वेंजिन रिंग बोलते हैं, ठीक है। 6 कार्बन रिंग जो होती है आपकी, वो क्या होती है, वेंजिन रिंग होती है। तो इन सब में क्या है, आपको एक रिंग बनी हुई दिखाई देगी, यानी कि एक रिंग फॉर्मेशन होगा। ये कार्बन और हाइड्रोजन जो होंगे वो रिंग फॉर्म में होंगे। जबकि आपने जब कार्बोहाइड्रेट पढ़ा तो वहाँ पे कोई रिंग बन रही थी क्या, वहाँ रिंग नहीं बन रही थी। यहाँ पर क्या है कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हैं, इसलिए ये ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं। दूसरी बात, यहाँ पर हमने क्या समझा कि जो कार्बन और हाइड्रोजन है वो रिंग फॉर्म में होंगे। किस फॉर्म में, रिंग फॉर्म में, यानी कि यहाँ पर आपको बेंजीन रिंग दिखाई देगी। जो विटामिन्स हैं उनमें आपको बेंजीन रिंग जो है 1 या 2 दिखाई देंगी, ठीक है।
ऑक्सीजन की बात करते हैं तो ऑक्सीजन बहुत कम होती है, ऑक्सीजन की संख्या बहुत कम होती है। अगर मान लीजिए कार्बन आपकी 30 है, हाइड्रोजन आपकी 50 है, तो ऑक्सीजन पता चलेगा कि 2 ही हैं, है ना। तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन यहाँ भी बहुत कम होगी, नंबर ऑफ ऑक्सीजन यहाँ भी बहुत कम होगी। बात समझ। अब आपसे कहा जाए फैट मॉलिक्यूल और विटामिन्स में क्या डिफरेंस है, जबकि दोनों का फॉर्मेशन किससे हो रहा है, उसी से हो रहा है, कार्बन से ही हो रहा है, हाइड्रोजन से हो रहा है और ऑक्सीजन से हो रहा है। लेकिन दोनों में अंतर क्या है कि जो हमारा विटामिन्स है इसमें कार्बन और हाइड्रोजन जो है वो एक लीनियर स्ट्रेंथ चेन नहीं होगी, बल्कि क्या होगा, एक, हाँ, एक यहाँ पर एक रिंग शेप में आपको ये अरेंज्ड दिखाई देंगे, ठीक है। तो वो विटामिन्स हैं। तो ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बने होते हैं। लेकिन कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में हमको क्या देखने को मिलती है, रिंग यानी व्यंजन रिंग देखने को मिलती है। इतनी चीज क्लियर, कोई दिक्कत इसमें, ठीक है। विटामिन्स जो है वो हमको क्यों चाहिए, ये इसकी क्या है, तो हम कहेंगे ये मेटाबॉलिक रेगुलेटर्स हैं, ये मेटाबॉलिक रेगुलेटर्स हैं, ठीक। ये पॉइंट फिर बार बार मैं बोल रहा हूँ, ये मेटाबॉलिक रेगुलेटर्स हैं, ये हमको एनर्जी नहीं देते हैं, ठीक है। ये ऐसे फूड कंपोनेंट हैं जो जिनसे हमको एनर्जी नहीं मिलती है, ये सिर्फ हमारी उपापचय क्रियाओं को नियंत्रित करने का काम करेंगे, ठीक। इनकी सूक्ष्म मात्रा ही हमारे लिए पर्याप्त होगी। अगर लेकिन इनकी कमी हो गई तो हमारी बॉडी में बहुत सारी डिजीज हो जाएंगी, बहुत सारी बीमारियां जो होती हैं वो विटामिन की कमी से हो जाएंगी। यहाँ तक मेरी बात समझ में आ गई, ठीक। तो हम यहाँ विटामिन करते हैं। अब सोर्स ऑफ विटामिन की बात करें, विटामिन हमारी बॉडी में जो है नहीं बन सकती, अभी जो बनेगी उसके बारे में बाद में बात करें। हमारी बॉडी में पहले ये समझे 99.9% विटामिन जो है वो हम कहाँ से लेते हैं, फूड के साथ इनटेक करते हैं। जो हेल्दी फूड है, जो ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, जो फ्रूट्स हैं, है ना, जब हम उनको बॉडी के अंदर लेते हैं, उनको खाते हैं, तो उनसे हमको क्या मिलती हैं, विटामिन मिलती हैं। हमारी बॉडी में विटामिन जो है वो बनने की क्षमता नहीं है ना। लेकिन फिर मैं थोड़ी सी अपनी बात को पलटूंगा जाकर कि एक विटामिन ऐसी है जो हमारी बॉडी में बन सकती है। लेकिन अभी फिलहाल हम 99.9 की कही ना, तो 99.9% जो है विटामिन हमारी बॉडी में नहीं बन सकती। इन्हें हमें कहाँ से लेना पड़ता है, बाहर से लेना पड़ता है, भोजन के साथ लेना पड़ता है। हेल्दी फूड जब भी हम खाते हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स जब खाते हैं, तो हमको पर्याप्त मात्रा में विटामिन मिल जाती हैं, ठीक है। तो जो विटामिन हैं वो हमारे पास कहाँ से हैं, फ्रूट्स के जरिए मिल सकती हैं। आपको मैंने ये वाली बात इंट्रोडक्शन ऑफ विटामिन जो समझाया उसमें समझ में आया कि विटामिन क्या हैं। विटामिन ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं। विटामिन किससे बने होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। और इसमें क्या विशेष बात थी कि कार्बन और हाइड्रोजन जो है वो चेन फॉर्म में नहीं होंगे, वो किस फॉर्म में होंगे, रिंग फॉर्म में होंगे, है ना। ऑक्सीजन की संख्या बहुत कम होगी। फिर दूसरी बात बताई हमने कि सबसे पहली बार एनआई ल्यूनिन ने 1881 में हमको ये बताया कि हमारी बॉडी को कुछ एमीन्स की रिक्वायरमेंट होती है। और उन एमीन्स की रिक्वायरमेंट क्यों होती है, ताकि हमारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ जो है वो रेगुलेट हो सकें। तो इसीलिए विटामिन को मेटाबॉलिक यानी एमीन्स को क्या कहा गया, मेटाबॉलिक रेगुलेटर कहा गया। बाद में चलकर 1912 में फंक ने इनके बारे में स्टडी की और इन एमीन्स को एक नाम दे दिया कि वाइटामिन्स, और उन्होंने कहा कि वाइटामिन्स हमारी लाइफ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हॉपकिंस ने क्या किया, हॉपकिंस ने क्या बता दिया कि इन विटामिन की जो है वो थ्योरी दे दी हमको। तो थ्योरी, विटामिन थ्योरी किसने प्रपोज की, तो हम कहेंगे हॉपकिंस ने की थी। यहाँ तक बात क्लियर हो गई, ठीक है। अब विटामिन हमको कहाँ से मिलते हैं, तो विटामिन हमको कहाँ से मिलते हैं, जो भी हम बाहर से फूड लेते हैं, जो हम बाहर से ग्रीन वेजिटेबल्स लेते हैं, जो बाहर से हम फ्रूट्स खाते हैं, जो बाहर से हम मिल्क प्रोडक्ट खाते हैं, ठीक है, जो बाहर से हम जो भी कुछ फूड की फॉर्म में हम अपनी बॉडी में ले जाते हैं, उनमें विटामिन होती हैं। हमारी बॉडी जो है वो 99.9% विटामिन को बनाने में सक्षम नहीं है, हमें सब बाहर से ही लेनी पड़ती, ठीक। तो इतनी बात मैंने पहले आपको बताई। सबसे पहली बात हमने क्या कही कि विटामिन ऐसे कार्बनिक पदार्थ होते हैं जो हमारे शरीर में ऊर्जा तो नहीं देते, ऊर्जा तो नहीं देते, लेकिन उपापचय यानी मेटाबॉलिज्म क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। यह रोगों से हमारी रक्षा करते हैं। इनकी कमी हो जाएगी तो हमको क्या हो जाएगी, रोग हो जाएंगे। क्या लिखा, विटामिन आर ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, दे डू नॉट प्रोवाइड एनर्जी टू अवर बॉडी बट कंट्रोल मेटाबॉलिक प्रोसेस एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिजीजेस, ठीक है। यहाँ तक मेरी बात समझ में आ गई। दूसरी बात हमने इसमें लिखा है कि विटामिन की खोज जो है सबसे पहले किसने, एनआई
लूनिन ने की थी 1881 में, ठीक है, 1881 की बात थी, की थी। विटामिन शब्द किसने दिया? फंक ने दिया, 1912 में दिया, ठीक है। तीसरी बात हमने यहाँ पर की कि विटामिन के सिद्धांत को सबसे पहले किसने दिया था? हॉपकिंस ने दिया था। यहाँ तक चीज़ क्लियर? तो 3 नाम मैंने आपको बताए वहाँ पर, और कुछ भी ऐसा विशेष नहीं है अभी आपको जनरल समझ में आ गया होगा कि ये विटामिन हैं क्या। बस बार बार फोकस हमने किस बात पे किया कि ये हाइड्रोकार्बन है, वो हाइड्रोकार्बन जो होगा वो किस फॉर्म में होगा? रिंग फॉर्म में होगा। कोई भी विटामिन अगर हम देखेंगे यहाँ पर तो हमको हाइड्रोकार्बन जो है वो रिंग फॉर्म में दिखाई देगा आपको। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कोई एक विटामिन लेता हूँ, जरा आप इसको देखिए गौर से। तो इस विटामिन का जो फॉर्मूला है, विटामिन का फॉर्मूला आपको ये दिख रहा है C20H30 और O कितना है? एक ही है, ठीक है। जबकि कार्बन कितने हैं? 20 हैं। हाइड्रोजन कितने हैं? 30 है ना। तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन तो बहुत कम है। दूसरा, आप यहाँ पर देखेंगे आपको इस रिंग शेप में दिखाई दे रहा है, एक रिंग दिखाई दे रही है। आप कोई भी विटामिन देखेंगे अगर, तो आपको कहीं ना कहीं आपको रिंग दिखाई दे रही। कोई भी विटामिन अगर आप देखेंगे तो आपको बेंजीन रिंग्स दिखाई देंगी। कोई भी विटामिन आप देखेंगे तो आपको रिंग्स दिखाई दे रही कि नहीं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें और पीछे के जो हमने फूड कंपोनेंट्स पढ़े थे उनमें क्या अंतर है। हाइड्रोजन और कार्बन तो उनमें भी थे, लेकिन हाइड्रोजन कार्बन वो किस फॉर्म में तो और यहाँ पर किस रूप में है, बस ये हमको ध्यान रखना है ना। तो सबसे पहली बात हमने इसमें विटामिन के बारे में क्या बताई कि विटामिन जो है वो हैं क्या? ये कार्बनिक पदार्थ हैं, यानी ऑर्गेनिक सब्सटेंस हैं या ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं, ठीक है। दूसरी बात हमने यहाँ पर क्या बताई कि ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं कि इनसे हमको एनर्जी नहीं मिलती है। ये सिर्फ क्या करते हैं? हमारी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हैं उनको रेगुलेट करते हैं, उनको नियंत्रित करते हैं, है ना। दूसरी बात हमने इसमें बताई कि सबसे पहले विटामिन यानी कि ये किसने बताया कि हमारी बॉडी में कुछ एमीन्स की रिक्वायरमेंट होती है, बताई NI लूनिन ने। बाद में चलकर बहुत लंबे समय के बाद क्या हुआ कि विटामिन के बारे में स्टडी की गई और फंक ने उन एमीन्स को एक नाम दे दिया वाइटामिन्स। क्या नाम दिया? वाइटामिन्स। वाइटामिन्स का मतलब एमीन्स रिक्वायर्ड फॉर वाइटल एक्टिविटीज, है ना। यानी कि ऐसे एमीन्स जिनकी जीवन के लिए जिनकी आवश्यकता होती है उनको हमने नाम दिया वाइटामिन्स। किसने दिया? फंक ने दिया। कब दिया? 1912 में। फिर विटामिन के सिद्धांत को सबसे पहले किसने प्रपोज किया? तो किसने किया? हॉपकिंस। इतनी चीज क्लियर? कोई दिक्कत, कोई नोट करने वाली चीज है इसमें तो आप नोट कर सकते हो, है ना। आगे बढ़ते हैं। जो भी विटामिन हैं हमारी, जितनी भी विटामिन हैं, उन विटामिन को क्या किया कि हमने 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, यानी कि उनका क्लासिफिकेशन किया ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी, ठीक है। इसके आधार पर, घुलनशीलता के आधार पर विटामिन को हमने 2 समूहों में बांटा। और वो 2 समूह कौन कौन से हैं? पहला समूह है हमारा ऐसी विटामिन जो कि पानी में घुलनशील थी, पानी में आसानी से घुल सकती थी, यानी उनको हमने कहा वाटर सॉल्युबल विटामिन। कैसी? वाटर सॉल्युबल विटामिन, ठीक है, वाटर सॉल्युबल विटामिन। और दूसरी ऐसी विटामिन जो पानी में तो नहीं घुल सकती थी, लेकिन फैट में, जो बॉडी के अंदर फैट है उसमें वो सॉल्युबल थी, तो उनको हमने कहा फैट सॉल्युबल विटामिन। कैसी? फैट सॉल्युबल विटामिन, ठीक है। तो हमने विटामिन की 2 कैटेगरी बनाई। एक पहली कैटेगरी बनाई वाटर सॉल्युबल विटामिन और दूसरी फैट सॉल्युबल विटामिन, यानी कि जल में घुलनशील विटामिन और वसा में घुलनशील विटामिन, ठीक है। जो वाटर सॉल्युबल विटामिन हैं, ये क्या है कि बहुत लंबे समय तक हमारी बॉडी में स्टोर नहीं रह सकती और इनकी हमको एक रेगुलर इंटरवल में हमको इनकी आवश्यकता पड़ती है, फूड के साथ इनको लेना पड़ता है। क्यों? क्योंकि ये जो विटामिन है चूंकि वाटर सॉल्युबल हैं तो यूरिन के साथ ये समय समय पर पास आउट होती रहती हैं, ठीक है। तो हमने लिया तो घंटे 2 घंटे बाद ये बॉडी से बाहर चली जाए। फिर हमने विटामिन बी ली या विटामिन सी ली जो कि वाटर सॉल्युबल विटामिन है। तो जो भी वाटर सॉल्युबल विटामिन है इनका शरीर में लंबे समय तक स्टोरेज नहीं हो सकता, ये यूरिन के साथ घंटे 2 घंटे बाद जो है पास आउट होती रहती हैं। तो अब फटाफट निकलती रहती, तो इनकी क्या है कि इनकी रेगुलर रिक्वायरमेंट होगी हमको, है ना, डेली रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है कि नहीं। तो रेगुलर और डेली रिक्वायरमेंट होगी ऐसी विटामिन की, क्योंकि ये हमारी बॉडी में स्टोरेज नहीं रह सकती। कौन सी होती हैं? वाटर सॉल्युबल। तो बी कॉम्प्लेक्स। जब भी हम बी कॉम्प्लेक्स कहें तो आप ये समझ जाइए कि इसमें विटामिन बी की सभी विटामिन आ जाएंगी, यानी कि विटामिन B1, B2, B3, B4 या B5, B6, B7, B12,
ये सारी आपकी जो है वो विटामिन बी हैं। तो विटामिन बी ग्रुप की जितनी भी विटामिन हैं उनको हम कॉमनली क्या कह देते हैं, बी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो इनको हम इकट्ठा क्या कह देते हैं, क्योंकि ये समूह में पाई जाती हैं इसलिए इनको हम क्या कह देते हैं, बी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, बी कॉम्प्लेक्स जब हमारी बॉडी में विटामिन बी की कमी हो जाती है तो हम लोग बी का सूल, एक कैप्सूल आता है वो मार्केट से लेकर आते हैं ना, वो खा लेते हैं तो उससे कमी पूरी हो जाती है। तो एक तो विटामिन बी और दूसरी विटामिन सी। विटामिन सी ये दोनों ही वाटर सॉल्युबल विटामिन है, जल में घुलनशील विटामिन है। तो इनकी हमको रेगुलर इंटरवल में लेने की यानी रेगुलर लेने की आवश्यकता होती है, क्योंकि इनका बॉडी में स्टोरेज नहीं हो सकता है। ये क्या है कि यूरिन के साथ जो है घंटे 2 घंटे बाद बॉडी से बाहर निकलती रहती है। इसलिए हमको ऐसे फूड खाने चाहिए जिनमें विटामिन बी हो और विटामिन सी हो। ठीक है, ऐसे फूड लेते रहने चाहिए पर डे, क्योंकि ये हमारी बॉडी में इनकी रिक्वायरमेंट होती है। और हमको रिक्वायरमेंट तो होती है लेकिन ये हमारी बॉडी में स्टोर नहीं रह सकती हैं। इसको हमको रेगुलर इंटरवल में जो है विटामिन सी और विटामिन बी जो है वो लेती रहनी चाहिए, किसके जरिए, फूड के जरिए। ठीक, तो 2 विटामिन आपकी वाटर सॉल्युबल विटामिन कही जाती हैं। एक कौन सी, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, और दूसरी विटामिन सी। बी कॉम्प्लेक्स में आपकी विटामिन बी ग्रुप की सभी आ जाएंगी, है ना। दूसरा आपका एक ग्रुप होता है कौन सा, फैट सॉल्युबल विटामिन। ऐसी विटामिन जो कि फैट में सॉल्युबल होती हैं, और फैट हमारे अंदर स्टोरेज है ना, हमारी बॉडी में फैट स्टोर रहता है। और फैट में अगर ये विटामिन मिल जाएंगी तो हमारी बॉडी में स्टोर रह सकती हैं। तो एक लंबे समय तक बॉडी में स्टोर रहने वाली विटामिन जो होंगी वो फैट सॉल्युबल विटामिन होंगी। इसमें कौन सी आती हैं, विटामिन ए आती है, विटामिन डी आती है, विटामिन ई और विटामिन के। तो ए डी ई के आप याद कर सकते हैं इसे एडेक करके। ठीक है, तो ये ऐसी विटामिन है जो कि फैट सॉल्युबल विटामिन है, और इनकी विशेषता क्या है कि ये हमारी बॉडी में एक लंबे समय तक स्टोर रह सकती है। ठीक है, क्यों रह सकती है, क्योंकि हमारी बॉडी में फैट स्टोर रहती है। ठीक है, तो अगर फैट स्टोरेज विटामिन जो हमारी हैं वो कौन कौन सी हैं, ए डी ई के, याद रहेगा आपको। आप चाहें तो इसको एक ऐसे मिलाकर एडेक लिख सकते हैं। एडेक वाली जो विटामिन है वो हमारी किसमें, फैट सॉल्युबल विटामिन है, और बॉडी में लंबे समय तक के लिए स्टोर रह सकती हैं। ठीक है, ये बॉडी में स्टोर नहीं रह सकती लंबे समय तक, क्योंकि ये वाटर सॉल्युबल हैं जो यूरिन के जरिए बॉडी से बाहर पास आउट होती रहती है। ठीक, आप बीकासूल का एक कैप्सूल खाइए, उसके बाद आप जब भी यूरिन जाएंगे तो येलो यूरिन आपकी डार्क येलो हो जाती है। क्यों हो जाती है, क्योंकि जो विटामिन उसमें बी हैं वो यूरिन में मिक्स होकर बॉडी से बाहर निकल रही होती है। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई कि हमने विटामिन को 2 कैटेगरी में डिवाइड कर लिया। कौन कौन सी, फैट सॉल्युबल विटामिन, और एक कौन सी होती हैं, वाटर सॉल्युबल विटामिन। वाटर सॉल्युबल विटामिन के बारे में हमने क्या पढ़ा कि वाटर सॉल्युबल विटामिन ऐसी विटामिन होती हैं जिनका बॉडी में लंबे समय तक स्टोरेज नहीं रहता है ना। ये चूंकि वाटर सॉल्युबल हैं इसलिए वो यूरिन के साथ पास आउट होती रहती हैं। अब चूंकि यूरिन के साथ पास आउट होती रहती हैं तो हमको इनकी रेगुलर रिक्वायरमेंट होती है, यानी कि पर डे हमको विटामिन बी और पर डे हमको विटामिन सी जो है वो फूड के जरिए लेनी होती है ना। अगर आप नहीं लेंगे तो फिर उन विटामिन की हमारी बॉडी में डेफिशिएंसी हो जाएगी, कमी हो जाएगी। बात समझ में आ रही कि नहीं। ठीक है, लेकिन जो फैट सॉल्युबल विटामिन होती हैं, क्योंकि बॉडी में फैट स्टोरेज है तो ये स्टोरेज विटामिन है, यानी बॉडी में लंबे समय तक काफ़ी दिनों तक जो है बॉडी में स्टोर रह सकती हैं। ठीक है, तो इनकी हमको रिक्वायरमेंट रेगुलर बेस पे नहीं, लेकिन ये है कि हमको, आपने देखो विटामिन डी का कैप्सूल देखा आपने, विटामिन डी खाने को दी गई होगी कभी D3 का, तो वो सप्ते में 1 दिन कहते हैं, सप्ते में 1 दिन खाइए। ठीक है, तो क्योंकि इनकी हमकी रेगुलर नहीं है, ज़रूरत है कि लंबे समय तक स्टोर रह सकती हैं, तो वो सप्ते में 1 दिन खाने को दिया जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट, तो हमने विटामिन को क्या किया कि 2 कैटेगरी में डिवाइड कर लिया है। एक कैटेगरी क्या हमारी, वाटर सॉल्युबल विटामिन, और दूसरी कैटेगरी क्या बनाई हमने, फैट सॉल्युबल विटामिन। वाटर सॉल्युबल विटामिन कौन सी होगी, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एंड विटामिन सी। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या होता है, इसमें B1 B2 B3 B5 B6 B7 B12 B9 सभी आ जाएंगे, है ना। और जो फैट सॉल्युबल विटामिन है वो कौन सी है, A D E के। ठीक, इसमें हमने कहा इन्हें प्रतिदिन भोजन के रूप में लेना होता है, क्योंकि ये यूरिन के साथ शरीर से बाहर निकल जाती हैं। ठीक है, इसलिए इनको हमको प्रतिदिन भोजन के साथ लेना होता है। यहाँ तक चीज़ क्लियर। दूसरा, इसमें हमने कहा कि ये बसीय ऊतकों में संचित हो जाते हैं और हमारे शरीर में बहुत दिनों तक रह सकते हैं। यही तो हमने समझाया था आपको। अच्छा, आप बताओ, हमारी बॉडी में जो फैट स्टोरेज टिश्यूज़ है उनका नाम क्या है, मैंने पढ़ाया है।
जो फैट स्टोरेज टिश्यू हैं बॉडी के, उनका नाम क्या है? यानी कि जो फैट है वो हमारी बॉडी में जिन टिश्यूज में स्टोर रहती है, उन टिश्यूज का नाम क्या है? हाँ, क्या नाम है? एडिपोज टिश्यूज। क्या कहते हैं उनको? एडिपोज टिश्यूज। उसी में तो स्टोर रहती है कि नहीं? तो ये क्या है, उन्हीं एडिपोज टिश्यूज में संचित हो जाते हैं और हमारे शरीर में बहुत दिनों तक रह सकती है। तो कौन सी विटामिन रह सकती है लंबे समय तक? फैट सॉल्युबल विटामिन। और वाटर सॉल्युबल विटामिन लंबे समय तक नहीं रहती, इसलिए हमको इनको डेली रिक्वायरमेंट होती है। इनकी डेली रिक्वायरमेंट अगर नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रिक्वायरमेंट तो हो रहेगी, है ना। इसके बाद अब हम बात करते हैं कि ये विटामिन की खोज किसने की। तो सबसे पहले बेसिक जो विटामिन है ए बी सी डी, ठीक है, इनकी बात करते हैं। विटामिन ए की खोज किसने की? मैकुलन ने की थी। ठीक। विटामिन बी की भी खोज किसने की? मैकुलन ने की थी। अब विटामिन सी की खोज किसने की थी? तो दो तो मैकुलन याद रहे आपको, है ना। तीसरा आप देखिए, विटामिन सी है, विटामिन सी ऐसे करके लिखा है सी, है ना, लेकिन ऐसा लगा जैसे अधूरा सर्कल है। इसको पूरा करोगे तो ऐसे हो जाएगा, हो जाएगा। ये होल है, ये पूरा है, पूरे को क्या कहेंगे? होल। और होल को आप काट दीजिए तो क्या हो जाएगा? होल कट। ठीक है, होल को कट दोगे तो क्या बन जाएगा? सी बन जाएगा, है ना। तो होल कट ऐसे याद रखेंगे आप। तो होल कट ने किसकी की थी? विटामिन सी की। ठीक है। विटामिन डी की किसने की? हॉपकिंस ने की। और ये हॉपकिंस का नाम आपको वैसे भी याद रहेगा क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि विटामिन थ्योरी प्रपोज बाय हॉपकिंस। ठीक। तो आपको अगर नहीं याद रहता तो ऐसे याद करिए, हॉपकिंस। हाफ का मतलब आधा। तो आपको देखो ऐसा लग रहा है जैसे इसको आधा बनाया गया है ना, आधा बनाया गया। यहाँ से अगर पूरा बनाओगे तो ये कैसा? ऐसे बनेगा। ठीक है। तो हाफकिंस, तो हाफ बनाया गया है, तो इसलिए ऐसे याद रखेंगे। विटामिन डी की खोज किसने की? हॉपकिंस ने की थी। और होल कट यानी पूरे को, होल मीन्स होता पूरा, पूरे को कट कर दिया, सी बन जाएगा। तो विटामिन सी की खोज किसने की थी? होल कट ने की। ये कोई दिक्कत यहाँ पर? इतने तो आप याद कर सकते हैं। ए और बी की खोज किसने की? मैकुलन ने की थी। विटामिन सी की हॉलकट ने की थी। और विटामिन डी की हॉपकिंस ने की। यहाँ तक चीज क्लियर। अब यहाँ पर समझिए कि जो ए बी सी डी ई, इनके नाम क्या हैं, इनके केमिकल नेम। हर विटामिन का आपको केमिकल नेम भी पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं विटामिन ए की। किसकी बात कर रहे हैं हम? विटामिन ए। विटामिन ए की आर से, इसके लिए हमने एक ट्रिक बनाई थी, रथ एक ट्रॉफी है। ठीक है। तो रा से हो जाएगा रेटिनॉल। रा से क्या हो जाएगा आपका? रेटिनॉल। ठीक। फिर विटामिन बी, यहाँ पर B1 खासकर रहता है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका थाइमीन। ठीक। फिर विटामिन सी, ए से याद रखेंगे एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक अम्ल। फिर विटामिन डी, डी सी का से याद रखेंगे कैल्सीफेरॉल। क्या नाम है उसका? कैल्सीफेरॉल। फिर उसके बाद विटामिन ई, ई से टा से याद रखेंगे टोकोफेरॉल, टोकोफेरॉल। फिर उसके बाद फा से याद रखेंगे विटामिन के, विटामिन के से फाइलोक्यूनॉन, फाइलोक्यूनॉन। यहां पर ए बी सी डी ई के जनरल ये हैं, ए बी सी डी ई के नाम। और इसके लिए एक ट्रिक क्या कर सकते हैं? रथ एक ट्रॉफी है, तो रा से याद रहेगा रेटिनॉल, था से याद रहेगा थाइमीन, ए से याद रहेगा एस्कॉर्बिक एसिड, का से याद रहेगा कैल्सीफेरॉल, ट्रा से याद रहेगा टोकोफेरॉल, और फा से याद रहेगा फाइलोक्यूनॉन। ठीक है। ये ए बी सी डी ई के केमिकल नेम है ना। अब सिर्फ विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो भी है हमारी, उन बी कॉम्प्लेक्स में कौन कौन सी आ जाएंगी? विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3, विटामिन B5, विटामिन B6, विटामिन B7, विटामिन B9 और विटामिन B12। ठीक है। ये B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12, है ना। इनके नाम याद रखने के लिए हमने एक ट्रिक बना ली। क्या? थोड़ा न्यू पेंट पर बायो फंसा है। अब ट्रिक याद भी कर सकते हैं, लेकिन आप इनको स्किप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वो तो एक जनरली है।
B1 का नाम क्या है, तो यहाँ से था से याद रखेंगे थाइमीन। क्या याद रखेंगे आप? थाइमीन। वैसे मैंने यहाँ भी थाइमीन का यूज किया है, तो यहाँ पर आप B1 को स्पेशली थाइमीन कहते हैं। B2 का रा से याद रखेंगे राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन, राइबोफ्लेविन समझिए, लिखना बाद में, लिखा हुआ सब मिलता है वो है। तो रा से क्या याद रखेंगे? राइबोफ्लेविन। न्यू से याद रखेंगे यहाँ पर निकोटिनिक एसिड भी कहते हैं, नियोसिन भी कहते हैं और नियासिन भी कहते हैं। ठीक है, तो इसको हम याद रखेंगे नियासिन। नियासिन। B3। B5 से याद रखेंगे पेंट, 5 लगा है तो यहाँ पर इसके कहेंगे पेंटोथेनिक एसिड। पेंटोथेनिक एसिड, पेंटोथेनिक अम्ल। B5, 5 का मतलब 5 और 5 को हम पेंटो कह सकते हैं, पेंटोथेनिक एसिड। ठीक है, तो यहाँ पर पेंटोथेनिक एसिड। और B6 का पर से याद रखेंगे पायरिडॉक्सिन। क्या याद रखेंगे हम? पायरिडॉक्सिन। ठीक है, पायरिडॉक्सिन, पायरिडॉक्सिन। बायो से याद रखेंगे बायोटिन। B7 का नाम याद रखेंगे बायोटिन, इंपॉर्टेंट है ये विटामिन, बायोटिन। B9 से याद रखेंगे आप यहाँ पर फॉलिक एसिड, फॉलिक एसिड, फॉलिक अम्ल। और B12 से सा से याद रखेंगे साइनोकोबालामीन, साइनोकोबालामीन, कोबालामीन। ठीक, तो सबसे पहले फिर से देखिए B1, B1 था से याद रखेंगे क्या? थाइमीन नाम है उसका। B2 रा से याद रखेंगे राइबोफ्लेविन नाम है उसका। B3 को न्यू से याद रखेंगे नियासिन नाम है इसका। B5 पेंट से याद रखेंगे पेंटोथेनिक एसिड नाम है इसका। B6 पर से याद रखेंगे पायरिडॉक्सिन नाम है। और B7 को बायो से याद रखेंगे बायोटिन। B9 को आप फा से याद रखेंगे फॉलिक एसिड। और B12 को सा से याद रखेंगे साइनोकोबालामीन। अब मैं कुछ क्वेश्चन आपको बताता हूँ जो पहले पूछे गए हैं, स्टेट लेवल में और यूपीएससी में, दोनों में आते हैं। सबसे पहले एक इसमें एक ऐसी विटामिन है जिसमें कोबाल्ट मेटल है। कौन सी विटामिन ऐसी है जो कोबाल्ट मेटल को कंटेन करे रहती है? ठीक है, तो आपको यहाँ पर नाम से दिख जाएगा कि कोबाल्ट किसमें है। कोबाल्ट जो है वो किसमें? B12 में, यानी B12 विटामिन जो है वो उसमें कोबाल्ट धातु पाई जाती है। अब यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन और पूछा गया कि ऐसी कौन सी विटामिन है जो आयरन कंटेनिंग है। अब वो नहीं समझ में आएगी आपको, है ना। कोबाल्ट तो इसलिए समझ में आ गई क्योंकि कोबाल्ट लगा हुआ था उसमें, तो हमने उसका केमिकल नेम से पता कर लिया कि इसमें कोबाल्ट है। लेकिन आपको आयरन कंटेनिंग विटामिन की अगर बात करें कि कौन सी विटामिन ऐसी है जो आयरन को कंटेन करती है, ठीक है, तो यहाँ पर जो विटामिन B6 है, कौन सी वाली विटामिन? B6। ठीक है, B6 जो है वो कैसी है? आयरन कंटेन विटामिन है। और आयरन से बनता है हीमोग्लोबिन, मैंने आपको पढ़ाया था ब्लड में, है ना। आयरन से क्या बनता है? हीमोग्लोबिन। तो अगर मान लीजिए विटामिन B6 नहीं होगी तो आयरन कम होगा, आयरन बॉडी में कम होगा तो हीमोग्लोबिन कम बनेगा, और जब हीमोग्लोबिन कम बनेगा तो ब्लड लॉस हो रहा है ना। हीमोग्लोबिन का मतलब कम होने का मतलब ब्लड लॉस, और अगर ब्लड लॉस कंडीशन है तो उस कंडीशन को, उस बीमारी को क्या कहते हैं? एनीमिया। उसे हम क्या कहते हैं? एनीमिया। तो यहाँ से आपको ये पता चल गया होगा कि विटामिन B6 अगर कम होगी तो उस व्यक्ति को एनीमिया के होने के चांसेस जो है वो बढ़ जाएंगे। ठीक है, क्यों बढ़ जाएंगे? उसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट ये है कि विटामिन B6 जो है वो आयरन कंटेनिंग विटामिन है, यानी कि इसमें आयरन होता है, और आयरन की कमी से क्या हो जाएगा कि हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा बॉडी में, और हीमोग्लोबिन कम हो जाता है तो हम कहते हैं कि हमको एनीमिया हो गया है। क्या हो गया? एनीमिया। बात समझ में आ गया? तो एनीमिया रोग जो है वो किसकी वजह से होता है? विटामिन B6 की कमी से होगा। लेकिन अगर प्राण घातक एनीमिया की बात करें, यानी इसमें एनीमिया में क्या हो जाएगा? एनीमिया में क्या होगा कि आपकी बॉडी में हीमोग्लोबिन कम बनेगा। ठीक है, बनेगा लेकिन कम बनेगा। ब्लड होगा लेकिन उसकी मात्रा जो है सामान्य से कम होगी। ठीक है, उतनी कम बनी रहेगी, इतनी कैपेसिटी से नहीं बना पाएगा वो ब्लड बॉडी हमारी, लेकिन होगा ब्लड। लेकिन अगर प्राणघात पर्सिस्टेंट एनीमिया की बात करूं तो उसमें क्या होगा? उसमें ये हो जाएगा कि ब्लड जो है वो बनना ही बंद हो जाएगा, यानी कि हमारे सेल्स
जो है ब्लड सेल्स जो हैं उनका बॉडी में फॉर्मेशन होना बंद हो जाएगा, और ऐसी कंडीशन में क्या होगा, जब ब्लड बनना ही बंद हो जाएगा व्यक्ति की मौत हो जाएगी। ठीक है, तो दो तरीके की एनीमिया यहाँ पर आप पढ़ेंगे। तो जो सामान्य एनीमिया है वो होती है विटामिन B6 की कमी से, ठीक है, और जो प्राण घातक एनीमिया है वो किसकी वजह से होती है, विटामिन B12 की कमी से। याद रहेगा दोनों में अंतर, ठीक है, सामान्य एनीमिया और प्राण। आगे हम इसके बारे में और पढ़ेंगे। फिलहाल ये आपको मैंने जो समझाया कि पहले इनके केमिकल नेम जो है जो वो हमको पता होने चाहिए। तो विटामिन ए का केमिकल नेम क्या होगा, विटामिन ए का नाम है रेटिनॉल। और रेटिना कहाँ पर होती है बताओ, आंख में होती है। तो इसका मतलब विटामिन ए जो है वो आंखों के लिए बहुत अच्छी होगी। किसके लिए अच्छी होगी, आंखों के लिए। ठीक है, इसीलिए जब विटामिन ए बॉडी में कम होती है तो हमको आंखों से संबंधित एक बीमारी हो जाती है जिसको हम कहते हैं रतौंधी, नाइट ब्लाइंडनेस। कौन सी हो जाती है, नाइट ब्लाइंडनेस। अब क्या होता है नाइट ब्लाइंडनेस में, जैसे अक्सर आपने देखा कि आप बाहर से आए तो जैसे ही आप कमरे में एंटर किया तो कुछ देर के लिए आपको अंधेरा सा दिखता है ना, रोशनी से आए और अचानक कमरे में आए तो आपको कुछ देर तक अंधेरा सा दिखना है, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद हमारी आंखें जो हैं वो सामान्य हो जाती हैं और हमको चीज़ें स्पष्ट दिखने, ऐसा अक्सर होता है हमारे साथ। लेकिन अगर मान लीजिए यही घटना हुई कि आपको काफ़ी देर तक आंखों के सामने अंधेरा ही छाया रहा, है ना, बहुत देर हो गई, यानी आधे घंटे 40 मिनट 45 मिनट तक आपको जो है चीज़ें बहुत धुंधली दिखाई दे रही हैं और दिखाई नहीं दे रही, अंधेरा सा दिख रहा है, तो इसका मतलब जो है कि बॉडी में जो है वो विटामिन ए की कमी हो गई है और उसकी वजह से नाइट ब्लाइंडनेस के सिम्टम जो है वो दिखने लगे। ठीक है, तो नाइट ब्लाइंडनेस समझ में आ गया। और नाइट ब्लाइंडनेस में होता क्या है कि जो हमारी रेटिना है, रेटिना इफेक्टेड हो जाती है। ठीक है, इसलिए हमको ऐसी विटामिन लेनी चाहिए जो हमारे रेटिना को सही करे। तो यहाँ से रेटिना से याद रखेंगे आप रेटिनॉल। क्या याद रखेंगे, रेटिनॉल। तो विटामिन ए जो है उसका केमिकल नेम होता है रेटिनॉल, और विटामिन ए का नाम केमिकल नेम रेटिनॉल है, इसलिए वो हमारी रेटिना के लिए बहुत अच्छा है, यानी हमारी आंखों के लिए बहुत अच्छा है। ठीक है, आगे बात करेंगे इसकी, तो याद रहेगा आपको रेटिनॉल। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखिए इस पे। अब सबसे पहले हम बात करते हैं विटामिन ए डाल लीजिए। कौन सी वाली विटामिन, विटामिन ए। नाम इसका लिख लेंगे, केमिकल नेम क्या है, रेटिनॉल। आपको ये बनाने की जरूरत नहीं है, टाइम वेस्ट मत करिए। आप चाहें तो इसका ब्रैकेट में ये केमिकल फॉर्मूला लिख सकते हैं T20S30O। ठीक है, लिखना चाहें तो है, अदरवाइज आप इस चीज़ को स्किप भी कर देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है ना। अभी तक यूपीएससी में यहाँ से कोई क्वेश्चन आया नहीं है, ठीक है, इस जगह से कोई क्वेश्चन आया नहीं है, तो आप चाहें तो इसको स्किप कर सकते हैं, लेकिन आपके रिकॉर्ड के लिए आपको जो पीपीटी दी जाएगी तो उसमें बना होगा, है ना। अभी आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं, और लिखना भी चाहें तो आप इतना शॉर्ट में लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैंने कहा कि विटामिन ए जो है, विटामिन ए का जो केमिकल नेम क्या है, वो क्या है, रेटिनॉल है। केमिकल नेम क्या है, रेटिनॉल। रासायनिक नाम जो है उसका क्या है, रेटिनॉल है। ये जो विटामिन ए है ये हमारी जब बॉडी में होती है तो हमारी बॉडी जो है छोटे मोटे इन्फेक्शन से अपने आप को सिक्योर करे रहती है, यानी क्योर कर लेती है। ठीक है, यानी कि जो इन्फेक्शन हमारी बॉडी में होने वाला है, हो गया है, उसको बढ़ने नहीं देगा। देखिए, इन्फेक्शन से रोकेगी नहीं, ये इन्फेक्शन तो हो गया, लेकिन अब बॉडी में इन्फेक्शन को बढ़ने नहीं देगा। तो जब देखते हैं डॉक्टर के बॉडी में इन्फेक्शन हो गया है तो वो विटामिन ए साथ में दे देते हैं, क्योंकि विटामिन ए क्या करती है कि उस इन्फेक्शन को बढ़ने नहीं देती। ठीक है, लेकिन हमने फिर से कहा कि विटामिन ए जो है वो इन्फेक्शन होने से नहीं हमको क्योर करती है। ठीक है, हो तो जाएगा, लेकिन उस जो अगर हो गया है तो विटामिन ए जो है उसको फिर बॉडी के अंदर फैलने नहीं देगी। ठीक है, और ज़्यादा इन्फेक्शन को नहीं बढ़ने देगी, इसलिए इसको हम एंटी इन्फेक्शन विटामिन भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, एंटी इन्फेक्शन विटामिन, यानी प्रतिसंक्रामक। प्रतिसंक्रामक हिंदी में बोलते हैं, संक्रामक विटामिन किसको कहा जाता है, तो हम कहेंगे प्रतिसंक्रामक विटामिन जो है विटामिन ए को कहा जाता है। ये क्या करती है बॉडी में, इन्फेक्शन को रोकती है, इन्फेक्शन होने को नहीं रोकती है बल्कि इन्फेक्शन के बढ़ने को रोकती है। ठीक है, इन्फेक्शन होने को नहीं रोकेगी, इन्फेक्शन बढ़ने को रोकेगी। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं। ठीक, तो अब हमको विटामिन ए के लिए क्या क्या खाना चाहिए, तो गाजर इंपॉर्टेंट है, छोटे बच्चों से लेकर सभी लोग जो है
सैलेड में या वैसे जो है गाजर खाइए, गाजर में विटामिन ए जो है वो प्रचुर मात्रा में होता है, यानी कि पर्याप्त मात्रा में होती है। इसके अलावा हरी सब्जियां खाइए, फल खाइए, चीज़ खाइए, डेयरी प्रोडक्ट खाइए, इन सब से विटामिन ए मिलेगी आपको। इन सब से क्या मिलेगी? विटामिन ए मिले। मिल्क प्रोडक्ट जो भी हैं उनमें विटामिन ए का सोर्स है वो इंपॉर्टेंट। गाजर है, ग्रीन वेजिटेबल्स में सारी होती हैं, तो आप इसको ले सकते हैं। कैरेट, पपीता खाइए, विटामिन ए मिल जाएगा। मिल्क प्रोडक्ट खाइए, एग खा सकते हैं आप। तो इन चीज़ों को अगर हम लेंगे तो हमको क्या? विटामिन ए मिलेगी। और विटामिन ए जब मिलेगी तो हमारे बॉडी में जो छोटे मोटे इन्फेक्शन हैं उन इन्फेक्शन को रोका जाएगा। उन इन्फेक्शन को क्या कर दिया जाएगा? रोक दिया जाएगा। और अगर मान लीजिए विटामिन ए नहीं लेंगे आप और विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो गई, ठीक है, कमी हो गई, तो हमको एक बीमारी तो हो जाएगी रतौंधी, जिसको हम कहते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। क्या कहते हैं हम इसे? नाइट ब्लाइंड। कहीं कहीं नाइट ब्लाइंडनेस जो है वो निक्टोलिपिया के नाम से भी आ जाता है। तो आप नाइट ब्लाइंडनेस के बारे में अभी मैंने समझाया, लेकिन आजकल जो एग्जाम है उनमें नाइट ब्लाइंडनेस पूछी नहीं जाती है, ठीक है। अब दूसरी आने लगी है बीमारी, वो है जीरोफ्थैलेमिया। क्या नाम है इसका? जीरोफ्थैलेमिया, XERO है, जीरोफ्थैलेमिया, ठीक है, जीरोफ्थैलेमिया। ये जीरोफ्थैलेमिया का मतलब समझ गए आप? थैलीमिया, थैलीमिया का मतलब जहां भी आ जाए, या ना आप जीरोफाइटिक कंडीशन क्या होती है? जीरोफाइटिक कंडीशन होती है कि ड्राइनेस, ठीक है। जीरोफाइटिक कंडीशन का मतलब क्या होता है? ड्राइनेस, है ना। तो ये जीरोफाइटिक कंडीशन बॉडी में प्रोड्यूस होगी, हमारी स्किन, हमारी टंग, हमारे बॉडी में जो है ड्राइनेस बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है। तो वाटर लॉस हो जाएगा, पानी की कमी हो जाएगी, ऑयल ग्लैंड्स ब्लॉक हो जाएंगी, है ना। कभी कभी ये कंडीशन इतनी ज़्यादा बुरी हो जाती है कि जगह जगह पपड़ी बनने लगती है, उसको पपड़ी को छुटाते हैं तो ब्लीडिंग होने लगती है, ठीक है। तो इस डिजीज़ को हम क्या कहते हैं? जीरोफ्थैलेमिया। क्या कहेंगे हम इसको? जीरोफ्थैलेमिया। तो जीरोफ्थैलेमिया कॉज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए, ठीक। तो आप दो बीमारियों के नाम याद रखेंगे। एक तो आपको नॉर्मल है, आपको पता होगी जनरली कि नाइट ब्लाइंडनेस यानी कि रतौंधी होती है, ये तो मालूम थी आपको। लेकिन एक दूसरी बीमारी कौन सी अब याद रखेंगे हम? जीरोफ्थैलेमिया। जीरोफ्थैलेमिया के क्या सिम्टम्स हैं मैंने वो आपको बताया यहाँ पर, ठीक है। जीरोफाइटिक कंडीशन का मतलब होता है कि ड्राइनेस यानी कि शुष्कता। जैसे जीरोफाइटिक कंडीशन में पौधे, कौन सा जीरोफाइट पौधा है तो हम कहते हैं जीरोफाइटिक पौधा कौन सा होता है? कैक्टस, है ना। तो वो कैक्टस क्या है कि ऐसी जगह पाया जाता है जहाँ पानी की कमी होती है, शुष्क जगह होती है। तो वैसे ही उसी से आप इसको कोरिलेट कर लीजिए कि जीरोफ्थैलेमिया का मतलब होता है कि जब हमारी बॉडी में पानी की कमी हो जाती है और हमारी ड्राइनेस, स्किन जो है वो ड्राई हो जाती है। कभी कभी ये कंडीशन इतनी वर्स्ट हो जाती है कि जगह जगह पपड़ी बन जाती है, उस पपड़ी को जब छुटाते हैं तो वहाँ से ब्लीडिंग होने लगती है। क्लियर? खीरा वगैरह लीजिए तो आपको विटामिन ए मिलेगी। प्रॉपर आप फेज लेते रहिए। नेक्स्ट, अब पहली मैंने बताई आपको कौन सी? विटामिन ए, ठीक। इसको हम एंटी इन्फेक्शन विटामिन, एक और नाम इसका है एंटी इन्फ्लेमेटरी विटामिन, और इसको हम क्या कहते हैं? एंटी इन्फ्लेमेटरी। बात एक ही है, ठीक है। तो एंटी इन्फेक्शन या एंटी इन्फ्लेमेटरी विटामिन जो है वो किसको कहा जाता है? तो हम कहेंगे विटामिन ए को एंटी इन्फ्लेमेटरी विटामिन भी कहते हैं। तो कई नामों से ये कभी कभी आपसे पूछ ली जाती है। कभी सीधे सीधे आपसे विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग पूछ लिया जाएगा, या आपसे पूछ लिया जाएगा कि कौन सी विटामिन ऐसी है जो शरीर में संक्रमण को रोकती है, यानी कि इन्फेक्शन को रोकती है। शरीर के अंदर जब इन्फेक्शन हो जाता है तो उस इन्फेक्शन को रोकने का काम जो है वो कौन सी विटामिन करती है? तो हम कहेंगे कि विटामिन ए जो है वो हमारे शरीर में जो संक्रमण है उस संक्रमण को कम करने को ये रिस्पॉन्सिबल होती है। कौन सी? विटामिन ए, ठीक है। इसके बाद ये फैट सॉल्युबल विटामिन है या बताइए वाटर सॉल्युबल है? फैट सॉल्युबल है ना। मैंने आपको फैट सॉल्युबल विटामिन में बताई थी कौन सी? ए, डी, ई एंड के, वही तो बताई थी। तो अभी हम फैट सॉल्युबल विटामिन की बात करेंगे। तो पहली फैट सॉल्युबल विटामिन समझ में आ गई, विटामिन ए। तो आपको क्या खाना है? कैरेट खाना है, आपको डेयरी प्रोडक्ट लेना है, मिल्क लेना है, एग ले सकते हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स जो हैं, दीज आर मेन सोर्सेस ऑफ विटामिन ए, है ना। मिल्क जो है विटामिन ए का रिच सोर्स है। तो आप पर डे मिल्क लेते हैं या मिल्क प्रोडक्ट खाते हैं तो मिल जाएगा। दूसरी विटामिन है विटामिन डी। दूसरी विटामिन कौन सी है? विटामिन डी। इसके बारे में आपको मैं बताऊं, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो क्या है। ये एक ऐसी विटामिन है जो हमारी बॉडी में सिंथेसिस जिसकी हो जाती है,
यानी मैंने अभी आपसे कहा था कि 99% ऐसी विटामिन हैं जो बॉडी में नहीं बनती हैं, लेकिन ये 1% में ये वो विटामिन है जिसकी बॉडी के अंदर सिंथेसिस हो सकती है। हमारी जो स्किन है, जब स्किन पर सनरेज पड़ती हैं तो हमारी स्किन में पिगमेंटेशन होता है, मेलेनाइन पिगमेंट्स होते हैं, और वो मेलेनाइन पिगमेंट्स जो हैं वो विटामिन डी को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। बात समझ में आ गई? यानी कि हमारी स्किन में जो है, स्किन सेल्स जो हैं वो विटामिन डी की सिंथेसिस कर सकती हैं। तो चूंकि विटामिन डी की सिंथेसिस बॉडी में हो रही है, इसलिए अब इसको जो है एक नए नाम से जाना जाने लगा, और वो इसका नाम क्या है? हार्मोन विटामिन। यानी कौन सी विटामिन ऐसी है जिसे हार्मोन विटामिन के नाम से जानते हैं? तो हम कहेंगे विटामिन डी जो है उसे अब हम हार्मोन विटामिन के नाम से जानते हैं। यहाँ तक बात समझ में आ गया? कौन सी विटामिन? हाँ, विटामिन डी। और ये जो विटामिन है ये हार्मोन विटामिन क्यों कही जाती है? क्योंकि हार्मोन तो सिंथेसिस कहाँ हो रही है? बॉडी में। तो हार्मोन्स की तरह ये भी बहुत सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को रेगुलेशन में हेल्प कर रही है, और साथ ही साथ इसकी सिंथेसिस बॉडी में हो रही है। तो इसलिए इसको हम हार्मोन विटामिन के नाम से भी जानते हैं। दूसरा, ये विटामिन जो है वो सनरेज पड़ने पर हमारी बॉडी में बन रही है, यानी कि सूर्य के प्रकाश से हमको प्राप्त हो जाती है, तो इसलिए इसको सनसाइन विटामिन भी कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? सनसाइन विटामिन भी कहते हैं। बात समझ में आ गया? तो सनसाइन विटामिन किसको कहा जाता है? तो हम कहेंगे विटामिन डी को कहा जाता है। हार्मोन विटामिन किसको कहा जाता है? विटामिन डी को कहा जाता है। ठीक है। और इसका जो केमिकल नेम होता है, उसका केमिकल नेम है कैल्सीफेरॉल। क्या नाम है? कैल्सीफेरॉल। कैल्शियम जानते हैं? कैल्शियम है ना? तो कैल्सीफेरॉल विटामिन डी जो है वो बॉडी में, मेरी बात को जरा गौर से समझना, लिखने पर ध्यान मत दीजिए, कि विटामिन डी जो है बॉडी में कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाती है। यानी कि हमारे शरीर में जो हमने मिल्क पिया है, मिल्क में कैल्शियम है, लेकिन वो कैल्शियम कब मिलेगा हमको? जब हमारी बॉडी के अंदर विटामिन डी होगी। अगर विटामिन डी नहीं है तो मिल्क का या बाहर से जो भी कैल्शियम लेते हैं वो हमारी बॉडी को नहीं मिल पाएगा, क्योंकि बॉडी के अंदर जो कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन है, कैल्शियम का जो अवशोषण है, वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल क्या है? विटामिन डी है। बात समझ में आ गया? ठीक है। तो कैल्शियम की मात्रा को शरीर में बनाए रखने में ये हेल्प करती है। हेल्प करती है कि नहीं? यानी कि हमारे शरीर में कैल्शियम के लेवल को मेंटेन करने में ये हेल्प करती है। ठीक। तो इसका केमिकल नेम क्या होता है? कैल्सीफेरॉल होता है। इतनी चीज क्लियर? अब क्या क्या चीजें हैं ऐसी जो कि हमको खानी चाहिए विटामिन डी के लिए? मिल्क तो है ही, मिल्क से आप लेंगे तो उससे कैल्शियम मिलेगा आपको। इसके अलावा यॉक है, जो पीला भाग होता है अंडे का, आप वो खाएं तो उससे में आपको विटामिन डी मिलती है। डेयरी प्रोडक्ट अगर आप कोई ले रहे हैं, बटर वगैरह, तो विटामिन डी मिल जाएगी। रेड मीट अगर खा रहे हैं तो उससे भी हमको विटामिन डी मिल जाएगी। ठीक है। और सूर्य के प्रकाश से विटामिन डी जो है वो रिच सोर्स है। जो सनलाइट है वो रिच सोर्स, क्यों? क्योंकि सनलाइट जब हमारी बॉडी पर पड़ती है तो हमारी बॉडी में क्या होता है कि विटामिन डी की सिंथेसिस हो जाती है। इतनी चीज क्लियर? ठीक है। मैंने लिखा विटामिन डी हमारे शरीर में कैल्शियम एवं फास्फोरस के विनिमय के लिए आवश्यक है। आप कह सकते हो कि बॉडी में कैल्शियम एंड फास्फोरस के रेगुलेशन में या मेंटेन करने में, लेवल को मेंटेन करने में कौन सी रिस्पॉन्सिबल विटामिन है? तो हम कहेंगे विटामिन डी है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये इसी तरीके से बनते हैं, है ना? दूसरी चीज हमने कहा कि विटामिन डी जो है वो दांतों एवं शरीर के अन्य भागों को मजबूती प्रदान करता है। भाई कैल्शियम है ना, तो कैल्शियम है, तो कैल्शियम से टीथ हैं, बोन्स हैं, ये बन रही है ना, तो ये रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है। फिर लिखा विटामिन डी की कमी से बच्चों में। अब यहाँ पर दो चीज ध्यान रखेंगे। बच्चों में कौन सा रोग होता है? अगर हम बच्चों में कहेंगे तो कहेंगे रिकेट्स। कौन सा रोग हो जाएगा? रिकेट्स नाम होगा। रिकेट्स जिसको हिंदी में कहते हैं सूखा रोग। सूखा रोग। तो जो सूखा रोग है बच्चों में वो किसकी कमी से होता है? विटामिन डी की कमी से होता है। हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। ठीक है। लेकिन अगर वयस्कों की बात करें, वयस्कों का मतलब हो गया कि एडल्ट्स में कौन सा? एडल्ट्स में सूखा रोग नहीं होता है। ठीक है। रिकेट्स नहीं होता एडल्ट्स में। एडल्ट्स में कौन सा रोग होता है? तो इसका नाम है, आप रखेंगे ऑस्टियोमलेशिया। क्या नाम है? ऑस्टियोमलेशिया। ऑस्टियोमलेशिया। अब ये वाला रोग जो है वो पूछा जाने लगा है, स्पेशली इसी तरीके से क्वेश्चन आ रहा है कि वयस्कों में विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होने की संभावना रहती है? तो वयस्कों में रिकेट्स नहीं होगा। वयस्कों में कौन सा होगा? ऑस्टियो। ऑस्टियो जहां वर्ड लग जाए कि उसका मतलब बोन से होता है। अब बहुत सारी
बोन्स रिलेटेड डिजीज होती हैं, जैसे ऑस्टियोपोरोसिस होती है, जिसमें जो बोन्स हैं उनमें बहुत ही माइक्रोपोर्स हो जाते हैं और हड्डियां झरने लगती हैं, जिसको कहते हैं यूरिन के जरिए फिर वो कैल्शियम ज़्यादा बाहर जा रही होती है ना। तो ऑस्टियोपोरोसिस है। उसी तरीके से ऑस्टियोमेलेसिया है। ऑस्टियोमेलेसिया में क्या होगा कि जो कैल्शियम है हड्डियों का, वो कैल्सिफिकेशन जो है वो बॉडी में प्रॉपर तरीके से नहीं होगा, और जिस वजह से हड्डियां कमजोर हो जाएंगी। छड़ भंगुर का मतलब होगा कि जरा सी देर में वो टूट जाएंगी, है ना। तो ये कंडीशन जो आ जाती है वो किसकी वजह से आ जाती है? ऑस्टियोमलेशिया की वजह से हो जाती है। और विटामिन डी अगर बच्चों में कम है तो उनमें रिकेट्स के सिम्टम देखने को मिलते हैं। हड्डियां टेढ़ी हो जाती हैं, पैरों में पैर जो है वो तिरछे इस तरीके से आपको दिखते हैं, है ना, क्योंकि हड्डियों में मजबूती होती नहीं, कमज़ोर होती हैं, तो वो फैल जाती हैं वेट की वजह से, है ना। तो इस तरीके से आपको नॉर्मल कंडीशन ये है। और जब अगर किसी को रिकेट है तो उसकी जगह उस कंडीशन ये हो जाएगी, यानी कि उसकी जो पैरों की बोन्स हैं, ये जो बोन्स हैं वो क्या हो जाती है? तिरछी हो जाती है, टेढ़ी हो जाती हैं। ठीक, तो ये सिम्टम है किसके? आपके रिकेट्स के। दोनों समझ में आ गया आपको? हैं? बच्चों में ही रिकेट्स होता है, वयस्कों में नहीं होता। विटामिन ई, पहली थी विटामिन ए, दूसरी थी विटामिन डी। विटामिन ए का नाम क्या था? रेटिनॉल। विटामिन डी का नाम क्या था? कैल्सीफेरॉल। ठीक है, कैल्सीफेरॉल से आप याद रखें, रेटिनॉल से कैसे आप उसको जोड़ेंगे? रेटिना यानी आंख से जोड़ लेंगे, ठीक है। और दूसरा रोग कौन सा? जीरोफ्थैलेमिया, है ना। दूसरा हमने यहाँ पर बताया कि अगर आप कैल्शियम की कमी होगी या हम कहें विटामिन डी की कमी होगी तो बॉडी में कैल्शियम का लेवल डाउन हो जाएगा, और बॉडी में कैल्शियम का लेवल डाउन हो जाएगा तो भी दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। विटामिन ई, विटामिन ई का नाम है टोकोफेरॉल। क्या नाम है? टोकोफेर। तो पहले विटामिन ई डालिए और विटामिन ई डाल के उसमें डैश में लिखिए टोकोफेरॉल। विटामिन ई की हमने बात की तो विटामिन ई का नाम क्या है? टोकोफेरॉल, ठीक है। टोकोफेरॉल इसका नाम है, इंपॉर्टेंट विटामिन है। शाइनिंग जो होती है हमारी स्किन में, ठीक है, उसके लिए भी ये रिस्पॉन्सिबल होती है। तो इसीलिए इसको हम क्या कह सकते हैं कि ब्यूटी विटामिन। जितने भी आप मॉइस्चराइजर यूज करते हैं कि नहीं, चाहे वो किसी भी कंपनी का हो, है ना, चाहे वैसलीन का हो, किसी का भी हो, आप उसको पढ़ना। आप उसे पढ़ेंगे तो उसमें एक चीज़ ज़रूर लिखी होगी कि विटामिन ई है इसमें। क्या है इसमें? विटामिन ई। अगर विटामिन ई नहीं लिखे, अगर बाबा रामदेव का लाओगे तो वो विटामिन ई तो नहीं लिखते हैं, वो क्या लिखेंगे? गेहूं का तेल। क्या लिख देंगे उसमें? व्हीट ऑयल, है ना। तो वो बाबा रामदेव की भी बात ठीक है, वो व्हीट ऑयल में ही पाया जाता है क्या? विटामिन ई। तो इसलिए व्हीट ऑयल का यूज़ करते हैं। और आप कहोगे व्हीट तो ऐसा, उसमें ऑयल का निकालते होंगे, जैसे भी निकालें, लेकिन निकाल लेते हैं उसका, हर चीज़ का तेल निकल जाता है, तो व्हीट का क्यों नहीं निकलेगा। तो व्हीट ऑयल जो होता है, व्हीट ऑयल में क्या होता है? विटामिन ई होता है, ठीक है। और विटामिन ई जो है वो स्किन को शाइनी करने में मदद करता है, इसलिए इसको हम ब्यूटी विटामिन। जितने भी सौंदर्य प्रसाधन हैं उन सब में विटामिन ई का यूज किया जाता है, ठीक है। कॉस्मेटिक्स जितने भी हैं उन सब में विटामिन ई का यूज किया जाता है, तो इसलिए इसको क्या कहते हैं? हम ब्यूटी विटामिन कहते हैं, ठीक है। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट बात इसकी ये ध्यान रखेंगे, एंटी स्टेरिलिटी विटामिन। एंटी स्टेरिलिटी क्या होता है कि स्टेराइल पर्सन मेल या फीमेल दोनों में से कोई हो सकता है जिसके पास रिप्रोडक्शन पावर नहीं रहती, यानी कि जो अगली पीढ़ी को आगे बढ़ाने में सक्षम नहीं होता है। हिंदी में एक नपुंसक जिसको बोलते हैं, यानी कि जिसकी रिप्रोडक्शन कैपेसिटी या जिसकी रिप्रोडक्शन एबिलिटी जो है वो खत्म होने लगती है या रिड्यूस होने लगती है, तो उसको हम, वो क्या है कि नई जनरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं रहता है। तो वो मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, तो उस कंडीशन को हम कहते हैं स्टेराइल कंडीशन, ठीक है। अगर उसके अंदर कैपेसिटी है तो फर्टाइल, और अगर नहीं है तो वो स्टेराइल। तो स्टेरिलिटी जो है वो शरीर में ना आए, इसके लिए क्या होता है कि विटामिन ई का हमको यूज करना होता है, ठीक है। जितनी विटामिन ई होगी उतना ही हमारी बॉडी में जो है वो फर्टिलिटी बनी रहेगी, ठीक है। अब देखिए, स्टेराइल कंडीशन का मतलब हुआ कि सामान्यतः फीमेल अगर है तो वो ओजेनेसिस होती है उसके अंदर। क्या होता है उसके अंदर? ओजेनेसिस होती है। ओजेनेसिस से फॉर्मेशन ऑफ ओवम होता है, फॉर्मेशन ऑफ ओवम, या फिर हम एग कह देंगे, ठीक है। ऐसे ही अगर मान लीजिए मेल है तो उसके अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस होती है, स्पर्मेटोजेनेसिस होती है। स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस जो होती है उसमें फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म होता है, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म।
तो न तो ओजेनेसिस प्रॉपर होगी और ना ही स्पर्मेटोजेनेसिस होगी। तो इसका मतलब स्पर्म्स और ओवम का फॉर्मेशन बॉडी में कम होने लगेगा। कम होने लगेगा तो उस कंडीशन को हम बोलेंगे स्ट्राइल कंडीशन। तो ये जो विटामिन है वो एंटी स्टेरिलिटी है, यानी कि स्ट्राइल होने से बचाती है, नपुंसकता लाने को रोकती है। कौन सी विटामिन है? विटामिन ई है। आगे बात समझ में। अब विटामिन ई से कौन कौन से सोर्स हैं जो विटामिन ई से? तो पहला वीट जर्म ऑयल है ना, वही गेहूं का तेल। ठीक। हरी पत्तेदार सब्जियां हर जगह जोड़ दीजिए। हरी पत्तेदार सब्जियां जो हैं वो उसमें सारी विटामिन होती हैं। सूरजमुखी के बीज, वनस्पतिक तेल, नट्स एंड बादाम, इनको खाना चाहिए। तो इससे क्या है कि विटामिन ई मिलता है। और विटामिन ई जब मिलेगी तो ये विटामिन ई एंटी स्टेरिलिटी विटामिन है, या हम कहेंगे कि ये जो है वो शरीर में स्ट्राइल होने से या स्टेरिलिटी लाने को रोकती है। यहाँ तक चीज़ क्लियर? तो विटामिन ई समझ में आ गया, एंटी स्टेरिलिटी विटामिन है। ब्यूटी विटामिन है, क्योंकि जो त्वचा है, जो स्किन है, उसको शाइनिंग बनाती है। तीसरी चीज़ इसके बारे में हमको ये भी ध्यान रखना है कि ये जो विटामिन है, विटामिन ई, ये हमारी बॉडी की जो मसल्स हैं उनको सामान्य बनाने में मदद करती है। लेकिन अगर ये विटामिन नहीं होगी तो बॉडी की मसल्स जो है वो सामान्य नहीं रहेंगी। शरीर में कहीं से टेढ़ापन या अकड़ जाएगा। कभी कभी ब्रेन पे इफेक्ट पड़ता है, उसकी वजह से आधा धड़ काम करना बंद कर देता है, और उसको हम कहते हैं पैरालिसिस। क्या बोलते हैं? पैरालिसिस बोलते हैं। पैरालिसिस हो जाता है। पैरालिसिस हिंदी में बोलते हैं अंगघात। तो पैरालिसिस होने के लिए भी ये रिस्पॉन्सिबल है। अगर विटामिन ई की कमी है तो पैरालिसिस के चांस बढ़ जाएंगे। ठीक है। पैरालिसिस यानी कि अंगघात होने की जो कंडीशन है वो बढ़ जाएगी। हो सकता है कि ऐसी कंडीशन आ जाए। तो मैंने वही लिखा यहाँ पर। पहली चीज़ हमने क्या? विटामिन ई की कमी से मायोपैथी एवं जनन क्षमता में कमी जैसी बीमारियां। मायो का मतलब हो गया मायोसिन। मायोसिन का मतलब हो गया कि मांसपेशियां। ठीक है। तो मांसपेशियों में अकड़न, अकड़न का मतलब जकड़ जाती हैं, काफ़ी टाइट सी हो जाती हैं, ईजिली नहीं होता है। तो मायोपैथी शरीर में, जैसे कभी कभी कहते हैं ना कि मस्कुलर पेन शुरू हो गया, तो जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं उससे कहते हैं कि मस्कुलर पेन है, तो वो प्रॉपर इंटरवल में क्या करता है कि विटामिन ई की टैबलेट्स दे देता है कि आप प्रॉपर जो है विटामिन ई की टैबलेट्स खाइए। तो विटामिन ई जो है वो मायोपैथी को क्या करती हैं कि रोकती हैं, यानी कि जो मांसपेशियों में पेन, जकड़न जो होती है उसको कम करती है। तो मायोपैथी और जनन क्षमता यानी रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी। ठीक है। तो रिप्रोडक्टिव एबिलिटी जो है हमारी, उसमें कमी होने से ये रोकती है। अगर ये विटामिन नहीं होगी तो स्ट्राइल हो जाएगा कंडीशन, पैरालिसिस हो जाएगा, और स्किन जो है वो शाइनी नहीं रहेगी। ठीक है। तो ये विटामिन ई के आपको, और विटामिन ई के लिए क्या खाना चाहिए? आपको व्हीट ऑयल लेना चाहिए, आपको बादाम खाइए, ड्राई फ्रूट्स को भी खाइए खैर। ठीक है। इसके अलावा आप जो भी सूरजमुखी के बीज वगैरह हैं, सनफ्लावर सीड्स जो होते हैं, उनको यूज़ करेंगे तो विटामिन ई मिल जाएगी। वेजिटेबल ऑयल्स, ठीक है, कोई भी वेजिटेबल ऑयल्स हो वो आप यूज करते हैं, हम लोग सब लोग खाते हैं, मिल जाती है हमको। हाँ है। फर्टाइल, फर्टाइल, फर्टाइल कंडीशन का फर्टिलिटी, फर्टिलिटी, फर्टाइल कंडीशन का मतलब हो गया फर्टिलिटी। ठीक है। नेक्स्ट अगली विटामिन डालिए, विटामिन के। विटामिन ई समझ में आ गई? विटामिन ई का आपको समझ में आ गया कि नहीं? ठीक। अब विटामिन के, विटामिन के को हम कहते हैं, इसके दो नाम हैं। अगर हम इसके फाइलोक्विनोन तो मैंने आपको लिखाया ही है ना, केमिकल नेम फाइलोक्विनोन तो लिखाया ही है, लेकिन इसका एक नाम और है, नेफ्थोक्विनोन। एक और इसको हम क्या कहते हैं? नेफ्थोक्विनोन, NaPTHO। तो नेफ्थोक्विनोन भी जो है वो भी विटामिन के का ही नाम है। ठीक। तो केमिकल नेम समझ में आ गया इसका क्या है। दूसरा, विटामिन के जो है उसके लिए हमको क्या खाना है? विटामिन के जो है ज़्यादातर ऐसी वेजिटेबल्स जो लीव्स की होती हैं, जैसे कि पालक खाइए, मेथी खाइए, ठीक है, मूली के पत्ते की भुजिया बनाइए, है ना। तो वो सारी चीज़ें, कड़री बनाइए। कड़री जानते हैं ना क्या होता है? हाँ, हिंदी में बोलो बिल्कुल। ठीक है, तो समझ में ही नहीं आएगी इनको, है ना। हाँ, सरसों की जो छोटा पौधा होता है, पीली सरसों, उसका जो छोटा पौधा होता है उसको आप काट लीजिए और उसकी फिर भुजिया बनाइए, उसे कड़री बोलते हैं सामान्य भाषा में। तो आप कोई भी
कोई भी ऐसी ग्रीन वेजिटेबल पत्तेदार सब्जियां खाइए तो उससे आपको विटामिन के मिल जाएगा। अरे ठीक है, छोड़ो कटहरी को, हटाओ, भूल जाओ, है ना। पालक तो है, मालूम है। हाँ, पालक में आयरन है, ठीक है। तो इसलिए पालक वाली पालक खाइए आप। हफ्ते में एक दिन आप कुछ भी पालक का बनाइए, पालक पनीर बना लीजिए, पालक की भुजिया बना लीजिए, पालक के पकौड़े बना लीजिए। पालक 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 जितना आप खा सकते हैं खाइए। बल्कि एक डॉक्टर से तो हम एक कॉन्फ्रेंस में मिले थे, तो वो तो बताते हैं कि नाम कोई भी उनके पास पेशेंट आता है तो वो सीधा पालक उसको ला के रखते हैं अपने, वही पकड़ा देते हैं, ये कल खा के आना। उसमें तो पालक आप जितना खाएंगे, क्योंकि आयरन होता है उसमें पालक में, तो आपको जितनी भी पत्तेदार सब्जियां, देखो देखो कितनी अच्छी दिख रही है, पालक दिख रहा है आपको ना, ये क्या है? हाँ, पत्ते ही हैं सारे उसके, ठीक है, उसको खाइए। अच्छी लगती है खाने में, ये भी नहीं लगती अच्छी। इन सबके साथ आप आलू डाल दो, वो तो कॉमन है, तो आलू पालक, आलू गोभी बना लीजिए, आलू मटर बना लीजिए, ठीक है। और आपको इस तरीके हरी वाली गोभी चाहिए आपकी, कुछ भी खाइए आप। आपको ग्रीन वेजिटेबल्स और पत्तेदार सब्जियां अगर खाएंगे तो आपको विटामिन के मिलेगा, ठीक है। फिर इसके बाद हम बात करते हैं कि अगर विटामिन के बॉडी में नहीं है तो क्या होगा। विटामिन के एक ऐसा फैक्टर है जो कि ब्लड क्लॉटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? ब्लड क्लॉटिंग। जैसे ही हमारे चोट लगेगी, हमारे बॉडी से ब्लड बाहर आएगा और कुछ देर बाद वो क्लॉट हो जाता है। तो ये जो क्लॉटिंग प्रोसेस है, जैसे मैंने आपको ब्लड में बताया था कि 13 फैक्टर्स जो हैं वो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। तो उन 13 फैक्टर में एक ये भी फैक्टर है कि विटामिन के जो होता है वो ब्लड क्लॉटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। अगर बॉडी में विटामिन के नहीं है तो फिर क्या होगा कि ब्लड का क्लॉटिंग जो है वो प्रभावित होगी, ब्लड क्लॉट नहीं होगा, रुधिर का थक्का नहीं जमेगा, यानी हेमरेज होने की संभावनाएं बनी रहेंगी, ठीक है। तो हेमरेज होने की जो संभावनाएं सबसे ज्यादा होती हैं वो किसकी कमी से होती है? विटामिन के की कमी से होती है। हेमरेज जानते हैं क्या होता है? क्या होता है बताओ? हाँ बोलो, बताओ बताओ। हेमरेज नहीं सुना कभी? नहीं, ब्लॉकेज नहीं होता है। हेमरेज का मतलब होता है रुधिर स्राव, यानी रुधिर का बहना। लेकिन हम लोग समझते हैं कि हेमरेज का मतलब है कि ब्रेन में ब्लड क्लॉट हो जाना। भाई क्लॉट होगा तो तभी जब निकलेगा, है ना। तो पहले तो हेमरेज होगा ना, क्लॉटिंग अलग चीज है। तो जो हेमरेज हो जाता है, तो हेमरेज को इंग्लिश डिक्शनरी में देखो, उसका मतलब होता है रुधिर का स्राव होना, यानी कि ब्लड का बहना। तो पतली पतली जो नर्व्स हैं हमारी, वो में ब्लड वेसल्स हैं, कैपिलरीज हैं ब्रेन की, वो फट जाती हैं। फटने से क्या होगा कि वहां से ब्लड हेमरेज हो जाएगा, यानी कि ब्लड हेमरेज होने लगेगा। हेमरेज होने लगेगा और ब्लड जैसे ही हमने कहा सेल से बाहर आता है, वेसल से बाहर आएगा, क्लॉट हो जाएगा। तो वो जगह जगह क्लॉट होने लगेगा। क्लॉट होने लगे तो जिस पार्ट पर वो क्लॉट होगा, उस पार्ट के नीचे जो भी नर्व्स होंगी वो नर्व्स अपना काम करना बंद कर देंगी। और हमारे ब्रेन जो है वो 10 मिलियन नर्व से मिलकर बना है। हर नर्व का एक अपना अलग फंक्शन है, तो उतना ही ऑर्गन जो बॉडी के या कोई भी चीजें हैं वो काम करनी बंद कर देंगी, ठीक है। तो ब्रेन हेमरेज में यही होता है कि पहले ब्रेन हेमरेज हुआ तो पैरालिसिस आ गया, बॉडी के आधा धड़ काम करना बंद कर गया, फिर कोई और दूसरा ऑर्गन काम करना, और फिर व्यक्ति की कभी कभी ऐसी कंडीशन में अगर उसको क्योर ना किया जाए तो उसकी मौत भी हो सकती है, ठीक है। तो इसलिए ब्रेन हेमरेज जैसी, या फिर हम कहेंगे कि बॉडी में ब्लड क्लॉट ना हो, इससे बचने के लिए, या हम कहेंगे कि विटामिन के की कमी से क्या होगा कि रुधिर का थक्का जो है वो जमाने में सहायक होती है विटामिन के, अगर नहीं होगी तो ब्लड क्लॉट नहीं होगा। तो यहाँ पर हमने लिखा है कि यह शरीर में रक्त का थक्का बनाने के लिए आवश्यक विटामिन है, जिसके माध्यम से चोट लगने के बाद ब्लड बहना बंद हो जाता है, ठीक है। अगर हमारी चोट लगी है तो ब्लड का जो फ्लो है, ब्लड का जो हेमरेज हो रहा है वो क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। दूसरा, विटामिन के जो है वो ब्लड में इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आ चुका है यूपीएससी में। ब्लड में कैल्शियम लेवल को संतुलित रखने के लिए विटामिन के की महत्वपूर्ण भूमिका है। विटामिन के जो है वो बॉडी के अंदर कैल्शियम लेवल को मेंटेन करने का काम करती है, ठीक है। इसका भी ये काम है कि बॉडी में कैल्शियम लेवल को संतुलित रखती है। बात आगे समझ में? तो हमको विटामिन के लिए क्या खाना है? ग्रीन वेजिटेबल्स, पत्तेदार सब्जियां लेनी है। तो अब हमारी कौन कौन सी विटामिन पूरी हो गई? तो हमने विटामिन आपकी कौन कौन सी पूरी कर ली है अभी? विटामिन ए, विटामिन डी,
विटामिन ई और विटामिन के। और ये तीनों विटामिन जो है वो किस कैटेगरी में है? फैट सॉल्युबल विटामिन है। ये कैसी है हमारी? फैट सॉल्युबल विटामिन है। ठीक है, तो फैट सॉल्युबल विटामिन कौन कौन सी होती हैं? ए, डी, ई और के। ए को हम क्या कहते हैं? केमिकली नेम क्या है? केमिकल नेम क्या है इसका? रेटिनॉल। और रेटिनॉल से कनेक्ट करेंगे हम किसको? रेटिना को कनेक्ट करेंगे। ये आंखों के लिए लाभदायक है ना। अगर नहीं होगी तो कौन सा रोग हो जाएगा? नाइट ब्लाइंडनेस हो जाएगा, और दूसरा जीरोफ्थैलेमिया। इससे जो दो डिजीज होंगी, तो एक तो आपकी नाइट ब्लाइंडनेस है ना, और दूसरी कौन सी है? जीरोफ्थैलेमिया। ठीक है, जीरोफ्थैलेमिया। अब आ जाओ विटामिन डी। विटामिन डी से बच्चों में कौन सा रोग होता है? रिकेट्स होता है। और अगर हम कहें वयस्कों में कौन सा रोग होता है, यानी एडल्ट्स में, तो वयस्कों में कौन सा होता है? ऑस्टियोमलेशिया, है ना, ऑस्टियोमलेशिया। ये वयस्कों में हो जाता है। ठीक है, दूसरा फिर आया विटामिन ई। विटामिन ई से हम क्या क्या याद रखेंगे? विटामिन ई को हम ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं। विटामिन ई क्या है? एंटी स्टेरिलिटी विटामिन है, यानी कि स्टाइल होने से बचाती है। और दूसरी हमने कहा इससे या तो पैरालिसिस हो सकता है ना, पैरालिसिस हो सकता है इससे, या स्टेरिलिटी आ सकती है, स्टेरिलिटी आ सकती है। तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है कौन सी? विटामिन ई, है ना। नाम होता है इसका टोकोफेरॉल। ठीक, फिर आती है हमारी विटामिन के की बात आती है। विटामिन के दो हमने केमिकल नेम बताए आपको, एक तो फाइलोक्विनोन और दूसरा हमने बताया नेफ्थोक्विनोन। कभी कभी फाइलोक्विनोन नहीं होता है तो लिखा होता है नेफ्थोक्विनोन, बात एक ही है। तो फाइलोक्विनोन या नेफ्थोक्विनोन विटामिन के है, रिस्पॉन्सिबल है कि ये, हाँ, ब्लड क्लॉटिंग को बनाए रखता है, यानी कि जैसे ही चोट लगेगी तो वहाँ का ब्लड क्लॉट हो जाए, और इसकी कमी से ब्लड क्लॉटिंग प्रभावित होती है। ठीक है, तो एक तो ये सबसे पहले कि ब्लड क्लॉटिंग को ये बनाए रखता है, और दूसरी हमने बताया यहाँ पर कि ये क्या करती है? कैल्शियम आयंस के लेवल को मेंटेन रखता है, मेंटेनेंस ऑफ कैल्शियम आयन लेवल इन ब्लड। ठीक है, तो ये रिस्पॉन्सिबल होती है हमारी कौन सी? विटामिन के। और तीनों के तीनों जो है वो फैट सॉल्युबल विटामिन है। फैट सॉल्युबल है तो इसका मतलब ये हुआ बॉडी में लंबे समय तक ये स्टोर रह सकती हैं। ठीक है, बॉडी में क्या है? लंबे समय तक ये स्टोर रह सकती हैं। विटामिन डी जो है वो हड्डियों के लिए बहुत रिस्पॉन्सिबल है। कभी कभी विटामिन D3 की जो है कमी हो जाती है, तो हम लोग डॉक्टर पास जाते हैं और डॉक्टर चेक करवाता है कि विटामिन D3 है कि नहीं है ना। तो अगर विटामिन D3 की कमी है, विटामिन डी की कमी है, तो जनरली क्या होगा कि हमारे बोन्स पेन होने लगेगा, यानी कि हड्डियों में दर्द होगा, शरीर में जगह जगह पेन होता है। बोन्स पेन जो है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है विटामिन D3। तो वो चेक करवाया, और चेक करवाएगा तो देखेगा विटामिन D3 का लेवल क्या है। तो अगर किसी का 25 से कम है तो इसका मतलब उसमें विटामिन D3 की कमी मानी जाती है। और विटामिन D3 की कमी मानी जाती है तो फिर वो डॉक्टर जो है वो विटामिन D3 के कैप्सूल, मेडिसिन, ओरल सॉल्यूशन आता है, वो कुछ भी दे सकता है, जो कहता है कि सप्ते में एक बार, है ना। किस यूनिट की दे रहा है? 60,000 IU की देता है ज़्यादातर वो। तो वो आपको एक कैप्सूल दे देगा, तो आप सप्ते में एक बार दूध के साथ, या मान लीजिए ऐसे ही आपने खा लिया, तो वो शरीर में, बॉडी में जो है वो विटामिन D3 की कमी को पूरा कर देता है। ठीक है, बाकी मिल्क वगैरह जो है इनसे आपको विटामिन डी मिल ही जाएगी, है ना। तो बनाए रखने की कोशिश करनी है हमको विटामिन डी जो है बॉडी में, नहीं तो आपको पेन की शिकायत होगी। कौन सा पेन होगा? मस्कुलर या बोन्स पेन? तो बोन्स पेन होगा। ठीक है, नाम क्या होता है इसका? कैल्सीफेरॉल। तो कैल्सी से याद रहेंगे कैल्शियम। दूसरा, ये जो विटामिन है ये रिस्पॉन्सिबल होती है एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम। ठीक है, तो फूड मटेरियल्स, ठीक, जो भी फूड है हमारे उसमें जो कैल्शियम है उस कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करती है कौन सी? विटामिन डी। आपने एक ऐड देखा होगा, वो आता है टीवी में, वो कहता है दूध की कैल्शियम कैसे मिलेगी, है ना। तो सुना होगा, वो ऐड आता है तो उसमें वो बताता है ना कि इनमें विटामिन वो है, तो दूध की कैल्शियम मिलेगी कैसे इनको। तो वो कोई शायद किसका, बिस्किट का आता है, किसी और का आता है, वो ऐड आता है। नहीं देखा आपने? कोई बात, किसका आता है ये तो नहीं मालूम, टाइगर के लोहन आता है, लेकिन वो आता है कोई बिस्किट। ठीक है, तो वो आप ध्यान रखना कि एब्जॉर्प्शन जो होगा मिल्क से कैल्शियम को खींचने का काम करती है विटामिन डी। ठीक है, तो इसलिए हमको विटामिन डी चाहिए। विटामिन ई समझ में आ गई, विटामिन के समझ में आ गई आपको, है ना। अब इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप सॉल्व कर सकते हैं।
ए बी सी डी के। अब इसमें से चलो ये बताओ विटामिन ए की खोज किसने की थी? ए और बी तो अब दोनों के याद आएंगे मैकुलन, है ना, ए और बी दोनों ही क्या है, मैकुलन है। और विटामिन सी हॉलकट, ठीक है। और विटामिन डी हॉपकिंस, हाफ कर दो, ठीक है, डी कैसा लगता है, हाफ है ना। और हॉलकट का मतलब पूरा होल है, तो उसको आधा काट दो तो हॉलकट याद आएंगे, ठीक है। अच्छा, क्या चीज, केमिकल फार्मूला देख लो। केमिकल फार्मूला मैंने लेकिन मना किया आपसे कि केमिकल फार्मूले मत याद करिए, क्योंकि आपके में आएगा नहीं, ठीक है। विटामिन किसका देखना है, विटामिन डी का, ये रहा C27S44O3। लेकिन मैंने कहा ना कि अननेसेसरी आप उस तरफ मत जाइए जो चीज़ आपके लिए ज़रूरी नहीं है, ठीक है। लिखना चाहें तो लिख लीजिए, मैंने दे दिया, लेकिन ज़रूरत नहीं है आपको। यहाँ तक बात समझ में आ गई? अब हम बताओ कल क्या पढ़ेंगे। कल हम बात करेंगे वाटर सॉल्युबल विटामिन की, और स्पेशली कौन सी वाटर सॉल्युबल विटामिन, बी कॉम्प्लेक्स। तो बी कॉम्प्लेक्स की जब बात करेंगे तो उसमें सारी आ जाएंगी, और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, उसमें हम विटामिन B1, विटामिन B2, B3 इन सबको अलग अलग बताएंगे कि विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है, B2 की कमी से कौन सा रोग होता है, B3 की कमी से कौन सा रोग होता है, ठीक है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस अभी पूछे गए हैं यूपीएससी में लास्ट ईयर में, जैसे बर्निंग सिंड्रोम का आया है एक क्वेश्चन, ठीक है, बर्निंग सिंड्रोम, ब्लैक टंग का आया है एक, और एक क्वेश्चन आया है उसमें 4D सिंड्रोम, ठीक है। तो ये 4D सिंड्रोम क्या है, बर्निंग फीट क्या है ना, ब्लैक टंग जो है ये किसकी वजह से, कौन सी विटामिन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, क्या सोर्सेस हैं। अब ये वाला क्वेश्चन आया था कि ईस्ट में नहीं पाया जाता, ईस्ट में कौन सी विटामिन प्रेजेंट नहीं होती है, ठीक है। तो अब हमको ये पता होना चाहिए कि ईस्ट में कौन सी विटामिन होती है, तो उसके अलावा जो होगी वो विटामिन नहीं होगी। तो यहाँ पर हम आपको ईस्ट, कुछ है, ईस्ट है, मिल्क है, और मशरूम जो है, इनमें कौन कौन सी विटामिन होती हैं, है ना, तो वो यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो कल क्या क्या करना, हमको बी कॉम्प्लेक्स को पढ़ना है, और एक बहुत इंपॉर्टेंट विटामिन है विटामिन सी। विटामिन सी और ए में अंतर समझो। विटामिन ए जो थी वो एंटी इन्फेक्शन विटामिन है, यानी कि अगर शरीर में इन्फेक्शन हो गया है तो उस इन्फेक्शन को कम करने का काम करती है। लेकिन विटामिन सी ऐसी है जो हमको इन्फेक्शन होने से ही रोकेगी, ठीक है। यानी कि हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बनाने वाली विटामिन है, वो कौन सी है, विटामिन सी है। तो विटामिन सी जो है वो क्योंकि वाटर सॉल्युबल है, तो इसलिए इसकी रिक्वायरमेंट हमको पर डे रहती है। खट्टे फलों से आप विटामिन, अभी बीच में जब कोरोना आया था, जब कोविड आया, तो उस दौरान आपको विटामिन सी की एक टैबलेट रखने को दी गई थी। वो कौन सी टैबलेट थी आपकी, लिम्सी, लिम्सी दी गई, सब लोगों ने खाई होगी कभी ना कभी। तो वो लिम्सी खट्टी सी होती थी जो, तो वो क्या है कि वो विटामिन सी है। जब भी लंबे समय तक कोई, अब क्वेश्चन इस तरीके से है, लंबे समय तक कोई बीमार रहता है, हॉस्पिटलाइज रहता है, तो उसको किस विटामिन की देने की ज़रूरत पड़ती है, तो उसको देने की ज़रूरत पड़ती है विटामिन सी। आपने इंजेक्शन देखा होगा कि ड्रिप चढ़ रही है, उसमें इंजेक्शन डालता है और वो पीला एकदम से उसको कर दे, तो वो विटामिन सी होती है, ठीक है, तुरंत घुलता है वाटर। विटामिन सी इसलिए दिया जाता है क्योंकि बॉडी का इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाता है, बीमार पड़े काफ़ी समय से, तो उस इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, ताकि छोटी मोटी बीमारियां हमको ना हो, तो शरीर में जो रेजिस्टेंस पावर है उसको डेवलप करती है विटामिन सी। इसलिए प्रॉपर विटामिन सी हमको पर डे लेनी चाहिए, चाहे आप खट्टे फलों को या खट्टे चीज़ों का आप सेवन करें, या फिर चटनी वगैरह है इसको खाएं, या ऐसे फल खाएं जिनमें छोटे छोटे बीज होते हैं, तो वो आपको सब विटामिन सी के सोर्स मिलेंगे। तो आप विटामिन सी के सोर्स समझिए, पर डे विटामिन सी लीजिए, ठीक है, क्योंकि ये हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बनाएगी। इज दैट क्लियर? समझ में आया कि नहीं? ठीक, थैंक यू।